तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा प्रैक्टिस मॉक से। SBI क्लर्क का 2021 का ही मॉक है। तो आपको पता चलेगा मेरा अप्रोच क्या रहता है हर एक डिफरेंट सेक्शन में, और मैं क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ वगैरह वगैरह। तो आपको हेल्प होगा बहुत, और अगर होगा तो और आप अप्लाई करेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मॉक देना, और देखते हैं कि कैसे मैं अप्रोच करता हूँ हर एक डिफरेंट सेक्शन को। तो चलिए देखिए, इंग्लिश का सेक्शन जैसे है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये जो टाइप का है ना, तो मैं इसमें देखता हूँ डिफरेंट पर के कि कौन सा अरेंजमेंट सही लग रहा है। और सेकंड जो अप्रोच होता है जो बिगिनर लोगों को अप्लाई करना चाहिए, वो है कि ऑप्शन टेस्टिंग से ये टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि डिफरेंट जो ऑप्शन रहता है ना, उसको ही अरेंज करके एक बार पढ़ के देख लीजिए। पेन इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बोलूँगा और रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश के सेक्शन में एटलीस्ट पेन जितना मिनिमल इस्तेमाल कर सके आप करें। और पढ़ के डेवलप हो जाएगा रीडिंग सेंस। आप न्यूज़पेपर पढ़िए दिन में 1-1.5 घंटा, और जो आर्टिकल आपको पसंद हो वही पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो पसंद नहीं है आप फोर्सफुली पढ़ रहे हो। जिसमें आपको मन हो तो आपको इम्प्रूव हो जाएगा। रीडिंग सेंस डेवलप होने पे ही ठीक हो जाएगा आपका रीडिंग का। मतलब जो साउंड है ना, वो समझ में आ जाता है, कान में सही लगता है गलत लगता है। तो ये आपको जितना आप पढ़ेंगे उससे आपका डेवलप हो जाएगा। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए, ताकि आपका टाइम जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज हो। कोई भी ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहीं पे छोड़ के चले जाइए। बाद में जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब वापस आके अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आ रहा है अभी आपके सामने स्क्रीन पे, तो ये मैं पढ़ के देखता हूँ। और वो जो मैंने अभी बोला थोड़ा देर पहले कि रीडिंग का सेंस और आपका कान तैयार हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। थोड़ा ऑड लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा तो गड़बड़ है। और अगर आप मतलब देखेंगे कि अगर आप ग्रामर का कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से नहीं होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। क्योंकि ग्रामर में ना केमिस्ट्री की तरह मतलब ऑड रूल्स या फिर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। और अभी जो देख रहे हैं क्लोज टेस्ट का, तो यहाँ पे वोकैब अगर इजी होगा तो मैं वर्ड्स को बिठा कर थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ताकि मेरे को जम जाए कौन सा सही लग रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि पूरा पैराग्राफ ही पढ़ूंगा। सी और बी के अंदर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा पहले से ही पढ़ना चालू करूँगा। और कोई भी वर्ड ऐसा लगेगा कि वोकैब थोड़ा टफ है, तो सभी के लिए टफ होगा, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। बाद में अटेम्प्ट करेंगे, मार्क करके चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को नहीं आ रहा है तो हम मार्क करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बाद में आके देख लेंगे। ठीक है। और ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे ही होगा। थोड़ा मतलब डेली टू डेली आप वोकैब करते जाएंगे तो वैसे नहीं होता है। आप जितना रीडिंग करेंगे तो आपको एक्सपोजर मिलता ही जाएगा ना, आप इम्प्रूव करते जाएंगे। आपको एक डेवलप हो जाएगा कि रीडिंग का सेंस कैसे होना चाहिए, क्या जम रहा है क्या नहीं जम रहा है। अब देखिए, आरसी जैसे ही मेरे को दिखा, मैं लास्ट क्वेश्चन में चला गया देखने के लिए कि आरसी में 10 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है, ताकि जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, वो पहले मैं कर लूँ। और ये जो टाइप का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो उसमें मैं ऑप्शन टेस्टिंग तो एक इस्तेमाल कर ही सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस पकड़ के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके मैच करके देखते हैं या फिर लिख लेते हैं, तो उससे टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। और ऑप्शन टेस्टिंग एक वैल्यूएबल मेथड है, और यहाँ पे एक प्रॉपर अप्रोच भी देता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आप भी अप्लाई करिएगा, बहुत ही आसानी से ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। और मैं वही करता हूँ, मतलब इंग्लिश में मेरा अप्रोच ये रहता है कि सबसे पहले मैं आरसी को छोड़ के पूरा ग्रामर का
पूरा पार्ट कर लूँ ताकि मेरे पास टाइम ज़्यादा रहे आरसी करने के लिए। आप ही सोचिए ना, आरसी अगर पहले करने को जाएंगे तो 6 7 8 मिनट हो गया और 10 मिनट ही सिर्फ आपको बचा ग्रामर करने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा लोड हो जाता है, पैनिक कर जाते हैं कोई। तो वो नहीं करना है हमें पहले ग्रामर जितना हो सके कर लीजिए, 17 18 हो जाएगा, फिर आरसी कर लेंगे तो आराम से 25 के ऊपर अटेम्प्ट आ जाएगा इंग्लिश में। और एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन नहीं करना है हमें, जो कॉन्फिडेंट है हम वही करेंगे। अब देखिए आरसी जैसे ही मैं दिखा तो मैं सारा क्वेश्चन स्किप करके देख लूँगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या टारगेट जोन है। और जैसे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जो डायरेक्ट आपका मीनिंग पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक से, या फिर इटैलिक करके कुछ दे देता है ना कभी कि अरेंजमेंट करना होगा, तो वो टाइप का क्वेश्चन मैं पहले कर लेता हूँ क्योंकि वो आरसी से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, मुझे आरसी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा वो टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए, और मैं वो इजीली कर लूँगा। अब देखिए जैसे मैं आरसी पढ़ रहा हूँ, आरसी जब फर्स्ट रीडिंग अप कर रहे हैं थोड़ा केयरफुली रीडिंग करना अच्छा है कि आपके दिमाग में एक आइडिया बैठ जाए कि कहाँ क्या बोलना चाहता है ऑथर, और इंट्रो में क्या है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, उसका क्या सोल्यूशन दे रहा है, ओपिनियन क्या है ऑथर का, प्रेजेंट सिनेरियो का, फ्यूचर में क्या सोल्यूशन दे रहा है, और वेरियस स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो ये सब अगर आप एक बार में ही पढ़ लेंगे ना तो आरसी करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर एक आरसी का एक क्रीम होता है, उसको हमें छाँकना पड़ता है और उसका जो सेंस है ना उसको हमें पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहेगा कि आरसी में सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि ऑथर का ओपिनियन क्या है, और या फिर इस पैराग्राफ में इन्फरेंस क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को अगर आप श्योर ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें गलत होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। टोन शायद समझना है हमें या फिर ऑथर का ओपिनियन समझना है, तो ये सब ज़रूरत नहीं है। टाइटल का कभी कभार ईजी दे देता है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता ना ईजी, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करना है ताकि हमारा अटेम्प्ट जो भी हो रहा है वो सही से हो रहा हो। और मैं फर्स्ट रीडिंग के बाद जब क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं डायरेक्ट वहीं पे जाऊंगा जहाँ पे आंसर मेरे को मिलेगा। तो ऐसा मेरा डेवलप हो चुका है, विद टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मॉक से मेरा होता आ रहा है। तो कभी कभार आरसी से ऐसा रहता है कि 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन उतना टाइम तो स्पेंड नहीं कर सकते ना, तो आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते डेवलप हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश में सेक्शन सेक्शन में कम आ रहा है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शनल देते रहिए, सेक्शनल को एनालाइज करते रहिए, तो उससे आपका इम्प्रूव होगा। अगर आप ग्रामर लेके बैठना चाहते हैं तो निमिषा मैम का शायद यूट्यूब में एक लेक्चर है, वो प्लेलिस्ट है, उससे कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं किया हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वही सिर्फ कीजिए। मैं मॉक से इम्प्रूव किया हूँ तो मैं वही बोलूँगा। और अगर आपको कर्सर दिख रहा होगा तो हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे आंसर मिलेगा मैं ठीक वही लाइन पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये डेवलप करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करते करते हो जाता है। और इंग्लिश में सिर्फ मुझे जो लगता है डेवलपमेंट आपको दे सकता है वो है रीडिंग। जितना आप करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ना, उतना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। शायद सभी के पास पेपर फॉर्म में नहीं आता है न्यूज़पेपर, तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़िए और पढ़िए वही जो आपको इंटरेस्ट देता है। शायद आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स का आर्टिकल पढ़िए, वहीं पे भी तो इंग्लिश ही है ना, सेम ही तो वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे और जो लिख रहे होंगे वो तो बहुत हायर लेवल का लिख रहे होंगे। तो वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और इकोनॉमी का आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोचिए आप बैंकर होने वाले हैं और आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है ना कि बैंकिंग सेक्टर वगैरह या फिर फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में क्या चल रहा है, फाइनेंस के दुनिया में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर बिटकॉइन रिलेटेड, कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट हो, आहिस्ते आहिस्ते आप डेवलप करने का कोशिश कीजिए। लेकिन करेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में आप तो बैंकर होंगे, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। अब देखिए जैसे ही मेरा आरसी कंप्लीट हो जाएगा हम नंबर 15 क्वेश्चन में चले जाएंगे।
इसका ही मतलब मैं बोल रहा था कि मार्क एंड रिव्यू का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर आप करना जानते हैं तो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए 4 क्वेश्चन था, उसमें से 4 को आपको स्किप करके देखना होता था कि कौन सा आप करने वाले हैं इसके बाद। उससे अच्छा है ना जो आपको कॉन्फिडेंस, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस था कि ये वाला चलो हो सकता है, अभी नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, बाद में तो हो सकता है। और थोड़ा टाइम देने के बाद अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे ना तो आपको एक डिफरेंट अप्रोच मिलेगा। जैसे यहाँ पे मेरे को तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने 2-3 बार पढ़ा तो मेरे को लगा चलो ये सही होगा। तो इसमें मैं थोड़ा इंग्लिश में मेरा गट फीलिंग और इंस्टिंक्ट चलता है। मैं हार्ड एंड फास्ट ग्रामर यूज़ नहीं करता या फिर एक्सेप्शंस यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है इतना दिन मैं जो भी मॉक दिया, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। और इंग्लिश में आपका रीडिंग सेंस ही हेल्प करता है मुझे जो लगता है, और उससे ही आप डेवलप कर सकते हैं। और बहुत ही काम का चीज़ है, फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन था ना, उसमें से मैं थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा अटेम्प्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी से सही हो सकता है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि 30 अटेम्प्ट किया 10 गलत है, 10 गेस वर्क कर दिया, ऐसा नहीं करना है। देखिए अगला सेक्शन में क्वांट्स में जब आया मैं, तो क्वाड्रेटिक जैसे दिखा मैं अटेम्प्ट करने चालू कर दिया, क्योंकि मेरा क्वांट में स्ट्रेटेजी ये रहता है कि पहले मैं क्वाड्रेटिक, फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ये मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है ये सब क्वेश्चन में। और सपोज कीजिए कि 10 मिनट में आपका 15 क्वेश्चन हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे हो गया ना बिल्ड। और अगला 10 मिनट में आपको कितना करना है, हार्डली 10 करना है या 12 करना है, तो 25 प्लस अटेम्प्ट हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आपको टॉप तो नहीं करना है, आपको तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। आप कट ऑफ क्लियर करेंगे और मेंस में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक में जो आप सभी करते हैं, मैं साइन मेथड का ये इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे ही होता है। आप सर्च करके भी देख ले सकते हैं यूट्यूब में कि साइन मेथड क्वाड्रेटिक, वो बहुत ही अच्छा टेक्निक है और टाइम भी बहुत यूजुअली बच जाता है। और क्वांट्स के लिए आपको स्पीड मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर्स हो, क्यूब हो, एटलीस्ट 32 तक स्क्वायर, या फिर जो टेक्निक्स है वगैरह वैदिक मैथ्स का, वो सब आना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, मेंटली आप कर सकते हैं। और डी आई से पेपर स्टार्ट होता तो मैं स्किप करके देख लेता कि पेपर में क्या है क्या नहीं है। जैसे अभी मैं करूँगा, देखिए ये वाला हो गया तो मैं 5-5 करके स्किप करके देख लूँगा कि किधर क्या क्वेश्चन है, और मैं मार्क कर लूँगा जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अभी सिंप्लीफिकेशन में मार्क कर लिया कहाँ से कितना दूर तक है, तो ये मैं करूँगा, सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगा, तो इसलिए मैं मार्क कर लिया। फिर देख लिया बाकी पेपर में कौन सा किधर क्वेश्चन है, तो डी आई हुआ तो मैं मार्क कर लिया, या फिर नंबर सीरीज हुआ तो मैं मार्क कर लिया। तो एक मेरे ब्रेन में मैप बन गया कि ये वाला मेरे को नेक्स्ट करना है, उसके बाद मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। और ये नहीं होगा कि आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच गया हो, कोई इजी वाला क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए क्योंकि आप स्पेंड कर दिए गलत जगह पे ज़्यादा टाइम। तो ये हमको नहीं करना है, ये हमको अवॉइड करना है। और सिंप्लीफिकेशन में जो मैं बोलूँगा कि आप जितना हो सके मेंटली करने का कोशिश कीजिए। देखिए मैं पेन का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे तो करना पड़ता है। और ऐसा भी सिंप्लीफिकेशन होता है कि वहाँ पे आपको फंसा दे, तो वहाँ पे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स है, इसमें कम मार्क्स है, तो हमको जितना हो सके अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना है। ठीक है।
तो चलिए वहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, देखा कि थोड़ा टफ था तो मैंने छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे अगर टाइम बचा तो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन में एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना है। और नंबर सीरीज़ में मैं पहले देखता हूँ कि नंबर के बीच में डिस्टेंस कितना है। थोड़ा ज़्यादा हुआ तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, थोड़ा कम हुआ तो एडिशनल फैक्टर ही होगा। और कभी-कभी तो ऐसा भी सीरीज़ होता है कि देखने से ही समझ में आ जाता है, उतना पेन इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ना ये मेंस का लेवल है, ये तो प्रीलिम्स का है, और प्रीलिम्स का लेवल आसान ही रहता है, उतना टफ नहीं रहता। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रेगुलर होता जाएगा। और देखिए मॉक्स देने से क्यों इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि मॉक्स में हर एक टाइप का क्वेश्चन है। डेली बेसिस में आप सभी का 5 नंबर सीरीज 5 ऐसा वो क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना। तो मॉक्स देने से क्या होता है, आपका ओवरऑल थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन होता जाता है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देंगे आपका उतना इम्प्रूवमेंट होगा। और ये मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा तो आपका नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ मेंस का मॉक्स देने से नहीं चलता है। अब देखिए जैसे ये वाला सीरीज था ना, *1 *2 *3 करके दिख रहा है कि 8 * 1 + 1 9 * 2 + 1, तो देख के ही समझ में आ जा रहा है। तो ये वाला जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये वाला जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा क्वेश्चंस को इनकाउंटर करते करते, तो आपका सेंस बन जाएगा, आप डेवलप करते जाएंगे खुद को। और ऐसा भी हो सकता है कुछ सीरीज थोड़ा ट्रिकी हो, थोड़ा डिफरेंस समझ ना आए कि क्या हो रहा है, क्या समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे फंसना नहीं है हमको। वहाँ पे क्या करना है हमको कि देखिए हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे, या फिर छोड़ देंगे। 1 मार्क्स ही तो है, उससे ज़्यादा तो नहीं है ना। अब देखिए इस वाला क्वेश्चन में जैसे मैं फंस गया, तो थोड़ा टाइम दिया, देखा नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सीरीज कहना क्या चाह रहा है, तो मैं छोड़ के चला गया अगला क्वेश्चन में। जो DI में मैंने मार्क किया हुआ था ना, उसमें चला गया कि दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन ही है, उतना फर्क नहीं पड़ता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 5 में से 4 क्वेश्चन तो हो गया ना। अब देखिए ये वाला जो DI है ना, ये सिंपल ही है, उतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा डेटा ज़्यादा दिया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरा डेटा आप कॉपी में ना बेकार में लिखे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, मैं जो किया हूँ कि टोटल इंडिविजुअली जो है ना उसका लिख लिया, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि टोटल पूछ रहा है, टोटल से परसेंटेज का कितना डिफरेंस है कोई चीज़ का, उसका पूछ रहा है, तो ताकि उसमें मेरा जल्दी हो जाए, तब मेरे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एक DI में आपको करना पड़ेगा। और मैं इससे क्यों शुरू किया, क्योंकि मेरा बार ग्राफ, टेबल्स वगैरह, पाई चार्ट, इसमें स्ट्रेंथ है। और मैं सिंपल क्वेश्चंस करने के बाद DI प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन का क्लस्टर है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो आपको हो जाएगा। और मैं यही स्ट्रेटेजी हर एक मॉक में अप्लाई करता हूँ, अभी तक करते आया हूँ। कि एरिथमेटिक मैंने उतना पकड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत वीक है, लेकिन सोचिए ना, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए, अगर नहीं क्लिक किया तो टाइम वेस्ट हो जाता है बेकार में, तो उतना नहीं करना है टाइम वेस्ट। और ऐसा होता है कभी कभी कि DI बहुत ही टफ दे दे, तो तब हम नहीं करेंगे DI, वो वाला छोड़ के एरिथमेटिक का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने स्ट्रेटेजी में भी, रिजिड स्ट्रेटेजी होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, और वहाँ पे डायनेमिक भी होना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका वीकनेस कोई नहीं है, आपका स्ट्रेंथ सभी है, सिर्फ आप पेपर के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन ही कुछ ट्रिकी था, तो अगर टेस्ट सेंटर में ऐसा क्वेश्चन या इससे थोड़ा टफ है, तो मैं छोड़ के अगला DI में बढ़ जाता हूँ। क्योंकि देखिए 5 में से 4 क्वेश्चन हुआ, और 2 में से 2 DI में से अगर 8 क्वेश्चन भी हुआ तो काफ़ी है ना। 1 से 5 करना और 2 से 8 करना तो बेटर ही है, 3 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब टेक्निक आप जितना मॉक देंगे वही से आपको वाकिफ होगा।
अब मैं किसलेट में गया और किसलेट में मेरा अप्रोच रहता है कि मैं पहले किसलेट का पूरा टेबल या फिर जो डेटा हो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, फिर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं स्किप करके क्वेश्चन नहीं देखता, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछेगा वो पूछेगा, मैं टेबल या फिर मेरा जो डेटा बनाया मैं एक्सट्रैक्ट करके वही से पूछेगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके लिख लूँगा जो पूछना चाह रहा है इंडिविजुअली, और उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूँगा हर एक क्वेश्चन। और इसके बाद थोड़ा टाइम बचा तब मैं अरिथमेटिक में दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अरिथमेटिक में नहीं देना चाहता, बट टाइम अगर बचे तब मैं देता हूँ। डीआई छोड़ के मैं अरिथमेटिक में नहीं जाता, और मेरा ये स्ट्रेटेजी है। आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को देखिए, आपका कैसा है। आप मॉक देते रहिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आप ठीक सही से अप्रोच कर पाएंगे। अब देखिए, लास्ट में 8 मिनट बचा था, मेरा डो डीआई एटलीस्ट हो गया, और इसी 8 मिनट में क्या गारंटेड था कि 10 के 10 अरिथमेटिक का क्वेश्चन ही होगा, या फिर जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन था वही होगा? नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैं क्लस्टर ऑफ क्वेश्चन चुनता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना तो आपका पूरा सेट निकल जाता है, और इससे आपको एकदम 5 मार्क्स आरामी से आ जाता है। अब उतना टाइम तो नहीं बचा बाकी क्वेश्चन देखने का। अगर थोड़ा 2 मिनट बच जाता तो एक दो क्वेश्चन निकाल लेता यहाँ से। नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अटेम्प्ट किया वो काफ़ी है। आपको कंपटीशन से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर रहना होगा, ठीक है? और जो टफ होगा सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। अब देखिए, रीजनिंग का सेक्शन में मैं पूरा पेपर पहले छांट लूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किधर है, और मार्क करता जाऊंगा हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि देखिए, सपोज कीजिए 2 क्वेश्चन है और आपने देखा नहीं कि 2 क्वेश्चन था, और आप 3 मिनट 4 मिनट वेस्ट कर दिए, तो 4 मिनट में 2 क्वेश्चन करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। प्रीलिम्स में आपको तो पता होना चाहिए कितना क्वेश्चन है। तो 3 या 5 करके आप स्किप करते जाइए सबसे पहले। पेपर स्किप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा रफली आइडिया कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन किधर है, और जो आपका स्ट्रेंथ है वही कीजिए। और रीजनिंग में जनरली मैं करता क्या हूँ वो है, इनइक्वालिटी करूँगा पहले, फिर आपका करूँगा सिलॉग्स वगैरह, जो सिंपल चीज़ें पहले रहेगा। फिर जाऊँगा 2 पजल में या 3 पजल में, जितना हो पाएगा। उसके बाद मैं करूँगा आपका क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, सपोज कीजिए ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन, वो चीज़ें लास्ट में करूँगा। और सिलॉग्स ईजी रहता है, 5 मार्क्स का, एकदम 5 मार्क्स दिया रहता है कि आपको ले जाइए यहाँ से, मार्क्स आपको फ्री में मिल रहा है। तो थोड़ा काम कीजिए आप, अगर आपका वीक है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए सिलॉग्स, और वेरियस टाइप का 5-5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और 5 के 5 मार्क्स ही हमेशा सही होंगे, ऐसा नहीं है कि गलत होगा। और यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी क्यों नहीं किया, अगर ऑनेस्टली बोले तो इनइक्वालिटी कोडेड था, और कोडेड इनइक्वालिटी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा पेपर देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन किधर है, मेरे को एक सेंस बन जाएगा कि ये वाला इधर है, वो वाला उधर है, ताकि जैसे मैं पहले ही बोला कि लास्ट में कोई ईजी क्वेश्चन ना रह जाए कि आप नहीं कर पाए। सपोज कीजिए आप पहले से शुरू करते तो सिलॉग्स तक शायद पहुंच ही नहीं पाते, तो आपको तो खराब लगता ना बाद में कि 5 सिलॉग था मैं कर ही नहीं पाया। तो वैसा हमको नहीं करना है। अब देखिए, मेरे को पूरा आइडिया लग चुका है कि पेपर में कौन सा किधर है, और मेरे दिमाग में भी सेट हो चुका है कि कौन सा मैं पहले करूँगा, कौन सा सेकंड करूँगा। तो ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी बस चुका है, और मैं अभी चाइनीज़ कोडिंग अप्रोच करूँगा। और जो अप्रोच रहता है कि चार्ट बना लिया सबसे पहले, उसके बाद चार्ट में से आप थोड़ा ये कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का पूरा डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दे सकते हैं वर्ड का, उसके बाद अटेम्प्ट करें। क्योंकि इंडिविजुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और उतना टाइम वेस्ट करना नहीं है हम लोगों को, ठीक है? और देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम कैसे बचा सकते हैं, देखिए AI BI MI XI ऐसा है ना, तो आई को लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ABXY जो भी है वही लिखिए। उसके बाद जिस वर्ड का आ रहा है ना उसके ऊपर आप चार्ट में ही लिख दीजिए। तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा टाइम बच भी जाएगा, और आपको एक बार में ही पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा इंडिविजुअली करते जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और वो अप्रोच में रिकमेंड नहीं करूँगा।
अब देखिए इस वाले पज़ल मेरा स्ट्रेंथ है यूजुअली और मैं करता भी हूँ अच्छे से, लेकिन यहाँ पे मैं फँस जाऊँगा। अब घर पे मॉक दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सेंटर में फँस गया तो इमीडिएटली एक बार अटेम्प्ट करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ के निकल जाना चाहिए और अगला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो हो सकता है ना ये फँसाने वाला ही बना हो, लेकिन घर पे दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मेरा गलती क्या हुआ, देखिए डब्ल्यू हैज़ मीटिंग आफ्टर पी ना, तो उसको मैंने पढ़ा डब्ल्यू हैज़ मीटिंग जस्ट आफ्टर पी, और लास्ट में जो दिया है आर डजेंट हैव मीटिंग जस्ट बिफोर यू, उसको मैंने पढ़ा कि आर डजेंट हैव मीटिंग बिफोर यू, ठीक है, जस्ट बिफोर यू को नहीं पढ़ा। तो देखिए ये दो इन्फॉर्मेशन अगर गलत किया तो मेरा तो पूरा गलत ही होगा ना सेट, क्योंकि 4 केसेस ऑटोमेटिकली बन रहे हैं और वहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन अगर गलत है डेटा का तो वो तो बहुत गलत बात ही है। और टॉपर लोग क्या करते हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वो डेटा रिटेन करते हैं, रिटेंशन मतलब दिमाग में, वो लिखते भी नहीं है। वो एक बार देख के समझ जाते हैं कि ये वाला बोलना क्या चाहते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लिख लीजिए ताकि आपको ही आसानी हो, बार बार पढ़ना ना पड़े स्क्रीन देखकर, उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। और अगर आप लिख लेंगे टेब्यूलर फॉर्म में या फिर बॉक्स बनाकर जो भी हो, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए, पढ़ के लिख लीजिए, तो एक बार में ही पजल पूरा उतर जाएगा। और 3 मिनट हार्डली लगेगा, 3 से 3.5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही टाइम वेस्ट कर लेता हूँ और एक छोटा सा ब्लंडर ही है, लेकिन क्या दिक्कत है, गलती से ही तो सीखना होता है ना हमें। और घर पे ही गलती कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट सेंटर पे गलती कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं तो गलत बात है, लेकिन घर पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो घर पे गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 10 मिनट हो गया ऑलमोस्ट और मेरा सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बना है, लेकिन पैनिक करते हुए नहीं दिखूंगा क्योंकि आदत हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अटेम्प्ट ठीक कर दूंगा, अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। अगर पैनिक करेंगे तो वहाँ पे गलती ज़्यादा होगा, क्योंकि आप डर चुके हैं कि इतना कम ही अटेम्प्ट हुआ है मेरा, अब क्या होगा, मैंने तो कर भी नहीं पाया, ये सेट नहीं कर पाया, वो सेट छूट गया। तो ये सब सोचना नहीं है, पिछला सेक्शन में क्या हुआ वो भी नहीं सोचना है, जो अब कर रहे वही सोचना है और ठंडे दिमाग से करना है, क्योंकि प्रेशर में हमें डील करना पड़ेगा पूरा फ्यूचर ही। तो एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ भी नहीं है लाइफ के सामने। अब देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा मेरा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये घर पे कर रहा हूँ तभी कर रहा हूँ, नहीं तो टेस्ट सेंटर में होता तो ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए टाइम जैसे नहीं बचा उतना, तो इसलिए मैं पज़ल अटेम्प्ट नहीं करने जाऊँगा, वरना मैं 69 से मार्क किया जो पज़ल है ना फ्लैट वाला, तो वो मैं करने जाता। और उसके अलावा देखिए अभी मैं जाऊँगा क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस पे, डायरेक्शन हो या फिर आपका इनइक्वालिटीज़ हो। अगर सिंपल रहता इनइक्वालिटी तो मैं श्योरली वहीं पे जाता। देखिए ये वाला तो सॉल्व हो गया और कोई गलत भी नहीं हुआ, रीजन में मेरा टोटल ओवरऑल 20 अटेम्प्ट था और 20 के 20 ही सही है, और क्वांट्स में मेरा 24 अटेम्प्ट था और वहाँ पे एक गलत हुआ है मेरा सिली मिस्टेक, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में हमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना है। 100% एक्यूरेसी होगा तो नॉर्मलाइजेशन में से भी स्कोर बढ़ेगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में चलो कुछ गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी दो सेक्शन में एकदम ही मैं रिकमेंड करूँगा, जितना कम अटेम्प्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी आपका 100% होना चाहिए। अब देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन में डेटा थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो पूरा 3 के 3 मार्क्स ही आ जाएगा। अब सपोज़ कीजिए टाइम थोड़ा कम था और मैं पज़ल में जाता तो क्या होता, अगर थोड़ा गलत हो जाता या फिर वहाँ पे भी सेम मिस्टेक मैं कर लेता तो वहाँ पे मेरा टाइम चला जाता और कुछ भी नहीं होगा ना, 5 के 5 क्वेश्चन गलत भी हो सकते थे। इससे अच्छा है जो श्योरिटी दे, जो श्योरली आपको मार्क्स दे उसको अटेम्प्ट करना, जैसे ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि छोटे से आप ऊपर में लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी डायरेक्शंस है, ताकि बार बार पेपर में आपको आसानी हो, ऐसा नहीं हो कभी डायरेक्शन हम गलती कर देते हैं ना ईस्ट वेस्ट का, तो ऐसा ना हो।
देखिए अब कोडेड इनइक्वालिटी में जाऊँगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना @ और परसेंटेज या फिर हैशटैग, तो उसका जो सिंबल है ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, तो आप पेपर में वो लिख लीजिए ताकि बार बार आपको स्क्रीन में डिकोड ना करना पड़े कि कौन सा वाला क्या है, तो उससे आपको थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ प्रीलिम्स में आते हुए, उतना तो नहीं देखा, मेंस में थोड़ा आता है जितना मेरे को पता है, लेकिन उतना प्रीलिम्स में नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में है तो अच्छा ही है ना, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है। अब देखिए 3-4 मिनट था और मेरा 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट निकल गया, तो ठीक है, 20 अटेम्प्ट हुआ ओवरऑल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अगला टेस्ट में हमको क्या करना है, सीख के अगला टेस्ट में वो ब्लंडर नहीं करना है, ढंग से थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा लिख लेना है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। गलती तो सभी करते हैं और गलती से सीखना पड़ता है, गलती से सीखेंगे तभी ना इम्प्रूव करेंगे। और मॉक का काम यही है, मॉक्स में आपको मार्क्स दिखना भी नहीं होता है, आपको सिर्फ देखना होता है परसेंटाइल किससे ज़्यादा है, क्या आपका परसेंटाइल है, और कोशिश करना है कि आपका परसेंटाइल 95 से ऊपर है, तो आपको आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और आपको कट ऑफ क्लियर करना है, थोड़ी ना टॉपर बनना है, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करेंगे, मेंस का ढंग से प्रिपेयर करेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं एनालिटिक्स में मेरे को कितना है, ठीक है। तो ये वाला एनालिटिक्स का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ओवरऑल मार्क्स 68, रैंक 545, परसेंटाइल 93.55, इंडिविजुअल सेक्शन का 96% एक्यूरेसी, जो जो एक्यूरेसी है, कितना सही किया है कितना गलत किया है। ओवरऑल अटेम्प्ट 73 है, 4 गलत हुआ है, और आपको भी मार्जिन 4-5 ही लेना है, -5 करके, उससे ज़्यादा आप नहीं गलत कर सकते, तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक्यूरेसी का भी ओवरऑल 94, और 68% 68 से +10, जो भी मार्क्स आपको मिल रहा है +10 पे आपको जाना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, कहीं पे भी रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय।